नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक इंगड़ आपके सामने रीट जोगी बानी क्लास के द्वारा आपको कई सारे वीडियो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और काफ़ी सारी सीरीज भी चल रही हैं। तो उसी के अंतर्गत हम आज नई सीरीज यानी राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे और राजस्थान का जो पहला भाग है यानी पहला टॉपिक है अपना, वो है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, यही अपना पहला टॉपिक है। तो इसी से हम आज शुरुआत करेंगे और कोशिश करूंगा कि सारे के सारे जो वीडियो है यानी राजस्थान पूरा है वो आपको समझाऊं और अच्छे से, ताकि आपको एग्जाम में कोई सा भी सवाल उठ के आ जाए तो आप उससे इजीली कर सको। तो देखिएगा, राजस्थान का जो पहला टॉपिक है वो है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। देखिएगा, पहले तो हम देखेंगे इतिहास, क्योंकि इतिहास से ही शुरू हो रहा है। तो इतिहास यानी वे बीती हुई घटनाएं, यानी वे बीती हुई क्रमबद्ध घटनाओं जिनसे हमें बीती हुई घटनाओं की जानकारी मिलती है। ठीक है, वो हो जाएगा इतिहास। और इतिहास को हम 3 भागों में बांटेंगे। जो 3 भाग है उसका पहला है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, ठीक है, लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया है और न ही उसके लिखित साक्ष्य मिले हैं। दूसरा अपना है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं और लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं गया है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि मिली है, कोशिश काफ़ी विद्वानों ने की है, लेकिन आज तक पढ़ा नहीं गया है। फिर अपना तीसरा भाग आएगा, वो है ऐतिहासिक काल। यानी ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो हमें सामग्री मिली है, पुरातात्विक सामग्री भी मिली है और लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, और उस लिखित साक्ष्य को पढ़ा भी गया है। जैसे हमारी वैदिक सभ्यता के अंतर्गत वैदिक सभ्यताओं के अंतर्गत वेद देख लीजिए, उनको पढ़ा भी गया है और काफ़ी सारी जानकारी भी उनसे मिलती है। उसी के अंतर्गत हम देखेंगे आज राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं और उन स्थलों का अध्ययन करेंगे जिनसे हमारे रीट में प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो देखिएगा, पहला जो हमारा स्थल है वो है कालीबंगा। देखिएगा, कालीबंगा पहले तो राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो ये है हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़, ठीक है। और जो हनुमानगढ़ में स्थित है, तो पहले हम ये देखेंगे कि कालीबंगा शब्द किस भाषा का है। तो ये है सिंधी भाषा का, ठीक है, सिंधी भाषा का, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। काफ़ी सारे रीट में पहले प्रश्न आ चुके हैं कि कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो हनुमानगढ़ हो जाएगा। और ये भी पूछा गया है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है या अर्थ क्या होता है, तो वो भी देख लीजिएगा, काले रंग की चूड़ियाँ होती है। ओके, फिर देखिएगा कि जो कालीबंगा है वो किस नदी पर स्थित है। ये भी प्रश्न आ चुका है अपने रीट के अंतर्गत। तो देखिएगा, कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी, जिसे सरस्वती नदी भी कहते हैं, ठीक है, द्वती भी कहते हैं, मृत नदी भी कहते हैं और नट नदी भी कहते हैं। इसी के किनारे पर
कालीबंगा जो सभ्यता है उसका विकास हुआ है। ठीक है, देख लीजिएगा अभी कालीबंगा जो है उसकी सर्वप्रथम जानकारी किसने दी हमें, तो इसकी सर्वप्रथम जानकारी जो दी है वो भारत के नहीं थे, वो थे इटली के। कहाँ के थे? इटली के। उनका नाम है लुइस पी टेसीटोरी। टेसीटोरी नाम सुना होगा, ठीक है। और ये आए थे हमारे राजस्थान के जो बीकानेर रियासत थी, उसके शासक थे महाराजा गंगा सिंह। गंगा सिंह के समय में आए थे और टेसीटोरी ने पहले सर्वप्रथम जानकारी दी कि कालीबंगा स्थान पे एक सभ्यता है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो कालीबंगा की जो खोज हुई ना, ये तो केवल जानकारी दी है टेसीटोरी ने, अभी उसकी हुई है खोज। तो खोजकर्ता कौन थे? खोजकर्ता कौन थे? अमलानंद घोष। अमलानंद घोष यही भारत के प्रथम पुरातात्विक महानिदेशक भी रहे हैं। इन्होंने कालीबंगा की खोज की और 1952 ईस्वी में, काफ़ी जगह आपको 1951 भी मिलेगा और कहीं कहीं 53 भी मिलेगा, लेकिन हम देखें तो मुख्य रूप से 1952 ही होगा। ठीक है, फिर देखिएगा उसका जो उत्खनन, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसने किया है? तो देखिएगा उत्खनन कब हुआ। पहले तो 1961 में शुरू हुआ, तो 61 से 69 तक उसका उत्खनन चला। और किसने किया? तो देखिएगा बीवी लाल और इसके साथ में एक और भी थे, उनका नाम है बीके थापर। ये जो उत्खनन करता है, इन्होंने 1961 से 69 के मध्य उत्खनन किया। और देखिएगा जो कालीबंगा सभ्यता है उसका समय या काल क्या था? तो देखिएगा सर्वमान्य जो है कार्बन C14 पद्धति है, तो इसके अंतर्गत उसका समय जो बताया है वो है 2350 से 1750 BC, यानी ईसा पूर्व। ठीक है, फिर देखिएगा कालीबंगा के पास में ही यानी हनुमानगढ़ में ही एक और सभ्यता मिली है जिसके बारे में RS प्री में प्रश्न पूछा गया है, तो वो है पीलीबंगा। ये भी गंगानगर में ही है। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखें। और उसके बाद देखिएगा कि जो कालीबंगा है उसको हड़प्पा की तीसरी राजधानी भी कहा गया है। तो ये किसने कहा? तो वो है अपने दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा। हड़प्पा की तीसरी राजधानी, हड़प्पा की तीसरी राजधानी। ठीक है, इतना आप देख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर अब क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनेंगे। या तो आपके बनेगा काले रंग की चूड़ियों से, या किस नदी के किनारे पर है, या बनेगा इसका खोजकर्ता कौन है और इनकी खोज कब हुई।
ठीक है। हाँ, फिर है उत्खनन कब हुआ और उत्खनन करता कौन थे। तो विशेषकर इनका नाम तो याद ही रखना है, बीवी लाल और बीके थापर। और फिर इसका काल भी पूछा जा सकता है। तो सर्वमान्य जो काल है वो है 2350 से 1750 बीसी। और तीसरी राजधानी किसने कहा है, काफी बार ये भी प्रश्न आ चुका है रीट के अंतर्गत, तो दशरथ शर्मा का नाम भी याद रखें। फिर देखिएगा जो कालीबंगा सभ्यता है वो कैसी थी, तो वो थी अपनी कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता थी। कालीबंगा जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है। फिर देखिएगा जो अपना बीकानेर था, यानी बीकानेर संभाग, ठीक है। तो बीकानेर संभाग के अंतर्गत 25 स्थलों को खोजा गया था उस समय, और उसमें सबसे बड़ा स्थल जो था वो था अपना कालीबंगा, स्वतंत्रता के बाद। लेकिन स्वतंत्रता के जो पहले खोजे गए स्थल थे उनमें था अपना रोपड़, रोपड़ पंजाब में है, ठीक है। फिर देखिएगा ये जो कालीबंगा थी उसकी कुछ विशेषताएं भी हैं, उसके बारे में अभी हम देखेंगे क्या क्या विशेषताएं हैं, कालीबंगा से हमें क्या क्या मिला है और क्या क्या उनको कहा गया है। क्योंकि ज़्यादातर अगर एक तो सवाल यहाँ से बनेंगे जो अभी हमने पढ़ा है, और दूसरा सवाल जो बनता है वो बनता है कि कहाँ से, यानी कालीबंगा से क्या क्या चीज़ें हमें मिली है। तो देखिएगा विशेषताओं के अंतर्गत पहली जो विशेषता है वो है यहाँ की, ये सभ्यता जो थी वो कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था इसके अंदर, कच्ची ईंटों का प्रयोग। तो देख लीजिएगा कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, तो इसे नाम भी दिया गया है दीनहीन सभ्यता, ठीक है, दीनहीन सभ्यता। क्योंकि आपको पता है जो गरीब होते हैं उन्हीं के घर छप्पर वाले होते हैं, बाकी तो बंगले बनाते हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा इनको कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको दीनहीन सभ्यता कहा गया है। फिर देखिएगा यहाँ पर दूसरी जो मुख्य विशेषता है वो है जूते हुए खेत मिले हैं यहाँ पे, जूते हुए खेत, और वो भी ग्रीड पद्धति में, ग्रीड पद्धति। और एक और फैक्ट डाल दे तो इसके अंतर्गत एक साथ 2 फसलें बोई जाती थी यहाँ पे, 2 फसलें एक साथ में। कौन कौन सी थी? गेहूं और जौ, गेहूं व जौ, ये दोनों फसलें एक साथ यहाँ पे बोई जाती थी। फिर देखिएगा तीसरा जो मुख्य फैक्ट है वो है यहाँ से सरसों के साक्ष्य मिले हैं, यानी सरसों की खेती भी होती थी, सरसों के साक्ष्य, सरसों के साक्ष्य भी मिले हैं यहाँ पे। फिर देखिएगा यहाँ पे जो देख लो, यहाँ पे ईंटों की जो साइज थी ना, ईंटों की साइज वो थी अपनी 4:2:1, ठीक है। ये तो इसका अनुपात हो गया ईंटों का। फिर देखिएगा यहाँ से 7 अग्निकुंड मिले हैं, 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं मिली हैं, और इन्हीं वेदिकाओं के अंतर्गत हड्डियों के टुकड़े भी मिले हैं। तो जिससे ये हमें पता चलता है कि उस समय पशु बलि भी दी जाती थी, ठीक है। फिर देखिएगा यहाँ का जो फर्श था
यहाँ का जो फर्श था, जो हमारा फर्श होता है वही अलंकृत फर्श था, अलंकृत फर्श, और वो भी कैसा, वृत्ताकार, वृत्ताकार। ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ से यहाँ की जो दीवारें यानी कालीबंगा की जो दीवारें मिली हैं, दीवारों में दरारें हैं, दीवारों में क्या है, दरारें। तो इससे विद्वान अनुमान लगाते हैं कि सर्वप्रथम जो भूकंप के साक्ष्य मिले हैं वो भी हमारे कालीबंगा से ही मिले हैं। फिर देखिएगा मिट्टी की सर्वाधिक मोहरें मिली हैं यहाँ से, मिट्टी की सर्वाधिक मोहरें, मिट्टी की सर्वाधिक मोहरें, और इसके साथ ही बेलनाकार मोहर भी मिली हैं, बेलनाकार मोहर। और देखिएगा आपने सिंधु सभ्यता पढ़ा होगा तो उस समय बेलनाकार मोहरें मेसोपोटामिया की भी बेलनाकार मोहरें ही थी। तो यहाँ से बेलनाकार मोहरों का मिलना, इस समय ये पता चलता है कि उस समय मेसोपोटामिया से कालीबंगा का संबंध रहा होगा, यानी व्यापार होता होगा, तब मोहर आई। ठीक है, तो व्यापार के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं हमें। फिर देखिएगा एक और जो फैक्ट है उसमें एक बच्चे की खोपड़ी के अंदर 3 छेद मिले हैं, यानी खोपड़ी के अंदर 3 छेद। तो इससे हमें यह पता चलता है कि विश्व में पहले जो साक्ष्य मिले यानी शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी कालीबंगा से ही मिलते हैं। फिर देखिएगा यहां से ऊंट की अस्थियां मिली हैं, ऊंट की अस्थियां, यानी ऊंट को भी जानते थे। ठीक है, तभी तो अस्थियां मिली ना, क्योंकि पालते होंगे या रहा होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कई चबूतरे भी मिले हैं, कुएं भी मिले हैं, और एक सिक्का मिला है, विशेषकर देख लीजिएगा, एक सिक्का मिला है। सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो एक तरफ तो है कुमारी यानी किसी नारी, ठीक है, कुमारी की प्रतिमा, कुमारी की प्रतिमा या कह सकते हैं कुमारी का चित्र है, और दूसरी तरफ है जो चीता यानी एक जानवर है उसका चित्र है। तो ये हमारी जो कुमारी का चित्र से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय मातृशक्ति विशेष कर रही होगी, यानी मातृ सत्तात्मक परिवार रहा होगा उस समय। फिर देखिएगा इनका जो प्रिय पशु था, क्या था, प्रिय पशु, वो था कुत्ता, प्रिय पशु था वो था कुत्ता। और फिर देखिएगा इनका जो कालीबंगा है, कालीबंगा के अंतर्गत 3 प्रकार की सभ्यताएं मिली हैं, 3 प्रकार की सभ्यताएं मिली हैं। तो वो है प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन। ये तीनों सभ्यताएं कालीबंगा के अंतर्गत मिली है, यानी 3 स्तर में मिली हैं। फिर देखिएगा यहाँ पे कब्र भी मिली हैं, कब्र, तो ये अंडाकार कब्र मिली है जिसमें शवादान भी होता था, यानी 3 प्रकार से होता था, जलाते भी थे, गाड़ते भी थे, और पहले क्या करते थे, अगर कुछ मर जाता था उसको पहले छोड़ देते थे जानवरों के लिए खाने के लिए, और खाने के बाद जो हड्डियां बच जाती थी उसको दफना देते थे या जला देते थे। तो 3 प्रकार के शवादान के साक्ष्य भी कालीबंगा में मिलते हैं। फिर देखिएगा स्वास्तिक भी मिले हैं यहाँ पे, स्वास्तिक, मिले हैं। तो विद्वानों ने अनुमान लगाए हैं कि वास्तु दोष को दूर करने के लिए
स्वास्तिक का उपयोग होता था यहाँ पे। फिर देखिएगा इस एक और फैक्ट है, वो देखिएगा कपड़े में लपेटा हुआ उस्तरा भी मिला है। कपड़े में लपेटा उस्तरा, उस्तरा किस काम आता है आपको पता ही है, सेविंग एविंग करने तो उस समय भी करते होंगे, इसीलिए उस्तरा मिला है। फिर देखिएगा इस, ये तो हमने देख लिया इसके जो विशेषता है, जो जो चीज़ यहाँ से मिली है। अब देखिएगा कालीबंगा जो हमारी सभ्यता है उसका पतन कैसे हुआ। तो पतन के लिए एक विद्वान है, उनका नाम है KUR कैनेडी। KUR कैनेडी ये कहते हैं कि कालीबंगा सभ्यता का जो पतन हुआ है वो संक्रामक रोग के कारण हुआ है। किसके कारण? संक्रामक रोग, यानी कोई ऐसी बीमारी आई होगी, जैसे आज कोरोना चल रहा है, ऐसी कोई बीमारी आई होगी तो जिससे इस सभ्यता का पतन हो गया। लेकिन बहुत सारे जो विद्वान होते हैं, बहुत सारे विद्वान हैं, उन्होंने प्राकृतिक आपदा को इसके पतन का ये माना है, ठीक है, कि कुछ प्राकृतिक आपदा आई होगी, बाढ़ या भूकंप आए होंगे जिससे इस सभ्यता का पतन हो गया है। फिर देखिएगा हमारा जो दूसरा स्थल है वो है आहड़। दूसरा जो स्थल वो आहड़ है। तो देखिएगा आहड़ ग्रामीण सभ्यता थी ये, और ये दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के उदयपुर नगर से लगभग 2 से 3 मील दूरी पर स्थित आहड़ कस्बे में आयर नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो ये ग्रामीण सभ्यता है, ठीक है, और दूसरी आयर नदी के किनारे पे है। आयर नदी, इसे बेड़च भी कहते हैं, बेड़च। उदयपुर में इसके एक ही नदी के 2 नाम हैं, ठीक है। फिर देखिएगा ये कितनी पुरानी है, तो ये 4000 वर्ष पुरानी है। विशेषकर ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये कितनी पुरानी है। तो देख लीजिएगा इसके खोजकर्ता कौन है। खोजकर्ता, जो खोजकर्ता है वो है अक्षय कीर्ति व्यास। 1953 अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास ये इनके खोजकर्ता थे। और उसके बाद इसका जो उत्खनन हुआ, उत्खनन हुआ है वो हुआ है 1956 में। ध्यान रखिएगा इन बातों का, जो सन होते हैं ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं। 1956 में इसका उत्खनन हुआ है, और उत्खनन करता है वो है रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल। और फिर उसके बाद और भी जो उत्खनन करता है तो वो है 1961 से 62 में हंसमुख धीरजलाल, हंसमुख धीरजलाल, हंसमुख धीरजलाल साकलिया। और इनके सहयोगी और भी थे, उनका नाम है VN मिश्रा। VN मिश्रा, ये दोनों सहयोगी थे और इन्होंने 1961 से 62 में उत्खनन किया। फिर देखिएगा उसके जो प्राचीन नाम क्या थे, यानी आहड़ सभ्यता के प्राचीन नाम क्या थे। तो ताम्रवती, ताम्रवती भी कहते थे इसे, और जो दूसरा नाम है या ताम्र नगरी भी कहते थे, ताम्र नगरी।
क्यों कहते थे? क्योंकि यहां से सर्वाधिक ताम्र उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सर्वाधिक ताम्र उपकरण, ये भी ध्यान रखिएगा, ताम्र उपकरण मिले हैं यहां से, इसीलिए इसको ताम्र नगरी भी कहा गया है। और भी देखिएगा 10वीं व 11वीं शताब्दी में, 10वीं व 11वीं शताब्दी के अंतर्गत इसे आगारपुर, आगाटपुर या आगाट दुर्ग भी कहते थे। आगाट दुर्ग भी कहते थे 10वीं और 11वीं शताब्दी में। ठीक है, उसके बाद देखिएगा जो इस सभ्यता का फैलाव यानी कहाँ तक विस्तृत है, तो देखिएगा इस सभ्यता का विकास जो है बनास नदी घाटी से, बनास नदी घाटी उदयपुर से कहाँ तक है? गिलुंड तक इसका विस्तार है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा इसका जो उपनाम है इस सभ्यता आहड़, इसका जो उपनाम है वो कौन कौन से हैं, यानी क्या क्या उपनाम है, तो देखिएगा बनास सभ्यता भी कहते हैं इसे, बनास सभ्यता भी कहते हैं इसे, धूलकोट भी कहते हैं, मृतकों का टीला भी कहते हैं। धूलकोट स्थानीय भाषा में कहते हैं इसे, ये याद रखना, स्थानीय भाषा। और मृतकों का टीला, मृतकों का टीला भी आहड़ सभ्यता को कहते हैं। ठीक है, फिर देखिएगा यहाँ पे जो मुख्य कार्य होता था वो होता था ताम्र अयस्क को गलाने का काम। तो ताम्र अयस्क को गलाने का काम तब होगा जब वहाँ पे ताम्र अयस्क को गलाने के लिए भट्टियां भी होगी। तो यहाँ से ताम्र अयस्क को गलाने की भट्टियां भी मिली हैं। तो देखिएगा अब उसकी आहड़ सभ्यता की विशेषताएं, यानी आहड़ सभ्यता की विशेषता क्या क्या है, तो अभी रब कर लेते हैं बोर्ड को फटाक से। ठीक है, फिर देखिएगा इसके बाद काफ़ी सारी जानकारी है जो परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी आपके लिए। तो देखिएगा इस आहड़ सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या थी। विशेषताएं, पहले तो ये ग्रामीण सभ्यता थी, ये बात याद रखना। ठीक है, फिर देखिएगा यहाँ पर भी कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, कच्ची ईंटों का प्रयोग, कच्ची ईंटों यानी धूप में सुखाकर इन ईंटों का प्रयोग किया जाता था। फिर है एक ही मकान के अंतर्गत, एक मकान के अंतर्गत 6 चूल्हों का मिलना, 6 चूल्हे मिले एक साथ, 6 चूल्हे। तो इससे क्या विदित होता है कि वहाँ पर संयुक्त परिवार भी रहे होंगे, संयुक्त परिवार भी रहे होंगे, तभी एक साथ 6 चूल्हे। वरना आज तो देख लो अपने घरों में एक एक चूल्हा होता है। ठीक है, फिर देख लीजिएगा जो हमारा तीसरी जो विशेषता है वो है यहाँ पर कृषि व पशुपालन भी होता था। कृषि व पशुपालन, पशुपालन के अंतर्गत देख लीजिए कुत्ता, हाथी और गैंडा भी, कुत्ते को तो पालते थे, ठीक है, हाथी और गैंडा ये जंगली जानवर थे, लेकिन ये आहड़ सभ्यता के लोग इनसे परिचित थे। फिर देखिएगा यहाँ पे चमड़ा, चमड़ा होता है ना, चमड़े को सीलने, आटा पीसने, आटा पीसने
की चक्कियाँ भी मिली हैं, चित्रित बर्तन भी मिले हैं, ताम्र उपकरण भी मिले हैं और टेराकोटा यानी जो मिट्टी की मूर्ति होती है, यानी मिट्टी की मृण मूर्तियाँ कहते हैं उसे, वो भी मिली है। वो है वृषभ की मूर्ति, जिसे कहते हैं यहाँ पे बनासियल बुल। क्या कहते हैं? बनासियल बुल, टेराकोटा। ठीक है, टेराकोटा। ठीक, फिर देखिएगा इसके आगे जो मुख्य थे वो है मृतकों को कपड़ों व आभूषण के साथ में दफनाया जाता था। मृतकों को कपड़ों व आभूषणों समेत, आभूषण समेत दफनाते थे। दफनाना, ठीक है, क्योंकि इनका मानना था कि पुनर्जन्म भी होता है, तो पुनर्जन्म होगा तो वो क्या पहनेगा, ठीक है, तो उसके लिए कपड़े भी उसके अंदर डाल देते थे। फिर देखिएगा जो एक मुख्य बात है उसका ध्यान रखिएगा कि ये लोग जो थे चांदी से परिचित नहीं थे, चांदी से परिचित नहीं, इस बात का विशेषकर ध्यान रखिएगा, चांदी से परिचित नहीं थे। उसके बाद देखिएगा जो हमारा तीसरा स्थल जो है वो देखिएगा, तीसरा स्थल है वो है बालाथल। तो बताइएगा बालाथल कहाँ पे है, कमेंट में लिखिएगा कि बालाथल कहाँ पे है। तो देखिए फटाफट देख लेते हैं बालाथल। बालाथल बालाथल तो बालाथल जो है वो भी उदयपुर के अंतर्गत ही है, उदयपुर। ठीक है, तो इसका जो उत्खनन किया है वो है, उत्खनन करता कौन है, वही अपने वीएन मिश्र, वीएन मिश्र उत्खनन करता यही थे, आगे भी आपने देखा है। ठीक है, और इनका जो उत्खनन का समय क्या था, तो वो था 1979 इसका समय था। उसके बाद देखिए ये बनास नदी के किनारे मिली है, बनास नदी के किनारे। नदियों के विशेषकर नाम याद रखें कि किस नदी के किनारे मिली है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस यहाँ से पुटअप हो जाते हैं अपने, ठीक है ना। फिर देखिएगा यहाँ से सांड की मूर्ति मिली है, कृषि व पशुपालन और शिकार के साक्ष्य भी मिले हैं, और 11 कमरा, मुख्य बात है 11 कमरों वाला भवन मिला है। यहाँ की मुख्य बात यही है 11 कमरों वाला भवन। ये हो गया अपना बालाथल। फिर देखिएगा बालाथल के बाद में जो अपना चौथा स्थल है वो है गणेश्वर। गणेश्वर, तो बताइएगा गणेश्वर किस जिले में है, गणेश्वर चौथा स्थल, गणेश्वर। तो गणेश्वर जो है वो है सीकर के अंतर्गत, सीकर। गणेश्वर भी महत्वपूर्ण स्थल है जहां से काफी बार प्रश्न आ चुके हैं। तो देखिएगा गणेश्वर कहाँ है, एक तो नीम का थाना, नीम का थाना तहसील, ठीक है, रेवासा गांव, रेवासा गांव
और खंडेला की पहाड़ियाँ, खंडेला की पहाड़ियाँ। मैं ये विशेषकर हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है। विशेषकर इन शब्दों का ध्यान रखिए, क्योंकि वापस प्रश्न जब बने तो यहाँ से मैं भी उठा ले, ठीक है। और किस नदी पे हैं, यानी किस नदी के किनारे हैं, तो वो है कातली नदी। कातली नदी का भी ध्यान रखें आप। फिर देखिए इसका जो खोज किसने की है और कब हुई है, तो खोज की है 1972 में की है, और रतन चंद्र अग्रवाल ने की। खोजकर्ता में रतन चंद्र अग्रवाल आ जाएगा 1972 के अंतर्गत। फिर देखिएगा इसका जो उत्खनन हुआ है वो हुआ है 1977 के अंतर्गत, और उत्खननकर्ता जो थे वही रतन चंद्र अग्रवाल, और इनके जो सहयोगी थे वो थे विजय कुमार। ये इनके सहयोगी थे, विजय कुमार, ठीक है। और ये ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्राचीन तांबे के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता में सर्वाधिक तांबे के पुराने साक्ष्य गणेश्वर से मिले हैं, ठीक। उसके बाद देखिएगा इसका काल क्या है। चीज सी 14 के अनुसार इसका काल क्या है, तो इसका काल जो है ये है 2500 ईसा पूर्व यानी BC, इसका काल हो जाएगा। फिर देखिएगा इसको और भी नाम है ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहते हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, क्योंकि सर्वाधिक जो तांबे का निर्यात होता था वो यहीं से होता था, यानी यहीं से दूसरी जगह तांबा मंगवाया जाता था। तो इसको ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहते हैं। किसको कहते हैं? गणेश्वर सभ्यता को। विशेषकर याद रखिएगा ये। फिर देखिएगा यहाँ पर जो विशेषता है इसकी, यानी गणेश्वर सभ्यता की जो विशेषता है, मुख्य रूप से यहाँ पर सब जगह तो ईंटों का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पर मकान जो बनाए गए हैं वो पत्थर से बनाए गए हैं। मकान पत्थरों से बनाए गए हैं, पत्थरों से बने हैं। और एक महत्वपूर्ण बात और, बांध के साक्ष्य मिले हैं। बांध के साक्ष्य, सर्वप्रथम बांध के साक्ष्य भी गणेश्वर सभ्यता से ही राजस्थान में मिले हैं, ठीक है। फिर देखिएगा सैकड़ों ताम्र आयुध भी मिले हैं, उपकरण भी मिले हैं, आभूषण भी मिले हैं, और मछली पकड़ने का कांटा भी मिला है, बाण का अग्रभाग भी मिला है। और इसकी जो नदी है, यानी कातली नदी के ही किनारे खेतड़ी कॉपर की जो खाने हैं वो भी यहीं इसी नदी के किनारे पर हैं। और खोत रीवा जो अलवर में है वो भी कातली नदी के किनारे पर ही स्थित है, ठीक है। ये हो जाता है अपना गणेश्वर सभ्यता। उसके बाद देखिएगा अपना जो पांचवा स्थल है वो है बैराट। तो कमेंट करके बताइएगा बैराट कहाँ पे है, राजस्थान के किस जिले में है। देखिएगा बैराट, आपने नाम सुना होगा विराटनगर। विराटनगर में
पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत में पांडवों ने अपना अज्ञातवास भी यहीं बिताया था। तो देखिएगा अपना जो 5वां स्थल है वो है बैराट। बैराट बैराट जयपुर में है, जो राजस्थान की राजधानी भी है। ठीक है। शाहपुरा उपखंड के विराट नगर की, नाम याद रखिएगा, शाहपुरा उपखंड के विराट नगर में 3 डूंगरियां मिली हैं। उनके नाम हैं बीजक डूंगरी, दूसरी कौन सी है, भीम या गणेश डूंगरी, और भीम डूंगरी, सॉरी भीम डूंगरी। ये 3 डूंगरी मिली है यहाँ। ये डूंगरी कहते हैं जो टीले होते हैं बड़े बड़े, उनको डूंगरी कहते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो ये 3 टीले मिले हैं, यहाँ से बैर सभ्यता की खोज हुई थी। तो देखिएगा यहाँ पे खोजकर्ता कौन थे, तो खोजकर्ता थे वही दयाराम साहनी, 1936 में किए हैं। 1936 में दयाराम साहनी ने बैराट की खोज की है। तो देखिएगा उत्खनन हुआ है 1962 से 63 के अंतर्गत कैलाश दीक्षित और नील रतन बनर्जी, कैलाश दीक्षित और नील रतन बनर्जी, इनके निर्देशन में उत्खनन हुआ है यहाँ पे। आगे देखिएगा, यहाँ से जो कुछ भी अवशेष मिले हैं वो हैं, एक तो है मौर्य सभ्यता के अवशेष मिले हैं यहाँ से, मौर्य सभ्यता के अवशेष। ठीक। उसके बाद 1837 के अंतर्गत 1837 में कैप्टन बर्ट ने बाबरू शिलालेख की खोज की यहाँ। बाबरू शिलालेख, इसमें जो बाबरू शिलालेख मिला है इसके अंतर्गत जो ब्राह्मी लिपि में 3 शब्द दिए गए हैं जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहे जाते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। ये 3 शब्द बाबरू शिलालेख में ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। और जयपुर के जो महाराज थे राम सिंह के समय में यहाँ पे खुदाई हुई और एक स्वर्ण मंजूषा मिली। स्वर्ण मंजूषा का अर्थ होता है कलश। उसमें भगवान बुद्ध की अस्थियों के कुछ अवशेष मिले हैं। बुद्ध की अस्थियों के अवशेष में भी यहाँ से प्रश्न आ जाए। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार जो ये उत्खनन है ये पूछ लेते हैं, ये तो पूछ चुके हैं काफ़ी बार, स्थल है, किसने की, खोजकर्ता कौन थे। तो अब की बार एग्जामिनर ये देखेगा कि कुछ नए क्वेश्चन आए तो राम सिंह के बारे में पूछ सकते हैं कि किसके काल में बुद्ध की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। तो राम सिंह, और राम सिंह का संबंध किससे है,
बैराट जयपुर से है। ठीक है, फिर देखिएगा यहाँ से और भी मिले हैं 1999 के अंतर्गत बीजक डूंगरी से भगवान बुद्ध के मंदिर भी मिले हैं। बुद्ध के मंदिर पूरे भारत में पहले साक्ष्य मंदिर के, यानी मंदिर के कहीं भी साक्ष्य नहीं मिले हैं, केवल बैराट जयपुर के अंतर्गत ही बुद्ध के मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और यहाँ पर अशोक के 8 सिक्के या पंचमार्क सिक्के भी मिले हैं और रंगीन मृदबाण भी मिले हैं। तो देखिएगा ये तो हो गए अपने बैराट। फिर देखिएगा हमारा छठा जो स्थल है राजस्थान का, वो कौन सा है? तो छठा है अपना बागोर। क्लियर कर लेते हैं बोर्ड को। बागोर, तो देखिएगा बागोर कहाँ पे है? तो बागोर अपने राजस्थान, जो राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं उसे, ठीक है, वहीं पे है। तो मैनचेस्टर किसे कहते हैं आपको पता ही होगा, बागोर। बागोर है भिलवाड़ा में, भिलवाड़ा। ये भी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो देखिएगा बागोर कहाँ स्थित है? तो ये है अपनी कोठारी नदी के तट पर, कोठारी नदी के किनारे पे बागोर सभ्यता स्थित है। और इसका जो उत्खनन है वो 1967 से 1969 के अंतर्गत किया गया, और वो थे वीएन मिश्र थे, वो है उत्खनन करता। और ये संपन्न पाषाणकालीन सभ्यता है। महत्वपूर्ण यही पॉइंट है इसका, संपन्न पाषाणकालीन सभ्यता। ठीक है, मैं वही फैक्ट लेके आया हूं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहते हैं। आदिम संस्कृति का संग्रहालय। ठीक है, फिर देखिएगा यहाँ से और भी काफ़ी सारी चीज़ मिली है, जैसे शिकार करने के लिए औजार मिले हैं, स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं। ठीक है, स्वास्तिक शिकार के औजार और मुख्य बात ये ध्यान रखिएगा कि जो बागोर की जो सभ्यता है उसको क्या कहते हैं? सतियों का टीला भी कहते हैं इसे। मुख्य बात है सतियों का टीला भी कहते हैं। ठीक है, फिर देखिएगा हमारा जो नेक्स्ट यानी अगला जो सभ्यता का स्थल है वो है रेड के बारे में सब लोग ज़्यादातर जानते हैं, और उसको हम प्राचीन काल यानी रेड में क्या क्या हुआ है, क्या क्या मिला है, वो अभी हम देखेंगे। देख लीजिएगा, छठा है रेड कहाँ पर है? टोंक। देखिएगा निवाई तहसील के अंतर्गत है ये।
निवाई तहसील, टोंक के अंतर्गत निवाई तहसील है, वहां पर रेड है और ये डील नदी के किनारे पर है। डील नदी के किनारे पर स्थित है और इसका जो उत्खनन हुआ है, उत्खनन वो हुआ है 1938 से 1940 इसके मध्य रेड का उत्खनन हुआ है और उत्खनन करता है वो है केदारनाथपुरी, केदारनाथपुरी, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा क्या क्या मिला है। तो मातृदेवी व गजमुखी यक्ष की मूर्ति मिली है यहाँ से, मातृदेवी व गजमुखी यक्ष की मूर्तियां मिली है यहाँ से। विशेष पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न पुटअप हो सकता है, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा जनपद युगीन मुद्राएं भी मिली हैं, लोह सामग्री के भंडार भी मिले हैं और एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार भी मिला है। ये भी देख लीजिएगा, एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार, वो भी रेड टॉक से ही मिला है और इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहते हैं। प्राचीन भारत का टाटा नगर भी इसी को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सिक्के भी मिले हैं और यहाँ पे ज्यादातर क्या होता था, लोह सामग्री के भंडार के कारण, लोह सामग्री के भंडार, लोह सामग्री के भंडार भी सबसे ज्यादा यहीं पे मिले हैं। और एक मिला है जनपद युगीन मुद्राएं, यहाँ पे मिली है। तो देख लीजिएगा, रेड में निवाई तहसील में डील नदी के किनारे पे है, उत्खनन 1938 से 40 के मध्य में केदारनाथपुरी ने किया है और मातृदेवी गजमुखी यक्ष की मूर्ति मिली है। एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला है, प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहते हैं, लोह सामग्री के भंडार भी सबसे ज़्यादा यहीं पे मिले हैं और जनपद युगीन मुद्राएं भी मिली हैं। तो देखिएगा, जो कुछ स्थल रह गए हैं उसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे और वो भी ऐसे देखो तो छोटे छोटे हैं लेकिन महत्वपूर्ण है। तो इजाज़त दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।